नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पर स्वागत करता हूं आपका अल्टा स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। यहां पे मैं आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूं और यह एक इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पे पहले मैं आपको ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ कि हम इस कोर्स में क्या इस सीरीज में क्या क्या करने वाले हैं और हम आगे कैसे करेंगे और क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। उसके बाद हम आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एमसीक्यू सीरीज है। मिनिमम भैया ये तो हमारी क्या है, मिनिमम होगा, मिनिमम मिनिमम होगा, इतना तो होना ही है, इतना तो हम करेंगे ही। उसके बाद आगे मैं देखूंगा हम अप्रोक्स यहाँ पे 7K के आसपास क्वेश्चन को कवर करेंगे और कैसे करेंगे वहां पे अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, टैग लाइन ही है। साथ में हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं भैया, वो भी आ सकते हैं। और इस लेक्चर की आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां जाके इसके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहते हैं। ऑफ एसएससी एग्जाम, एसएससी के जीडी के लिए भैया इंपॉर्टेंट, एमटीएस और रेलवे के जो अपकमिंग एग्जाम है कौन से हैं, ग्रुप डी, सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप यहाँ पे ऐसा फील करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सीरीज करने वाले हैं, थ्योरी विद रिलेटिव क्वेश्चन। थ्योरी क्या करेंगे, रिलेटिव क्वेश्चन की थ्योरी करेंगे और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि उसमें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आए हमें इन फ्यूचर। ठीक है, ये हम कोशिश करेंगे 100% अपनी कोशिश क्या कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड स्टडी। हो कैसे होगा भैया, एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन, चारों की थ्योरी, चारों क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा और एक्सप्लेन की रिटर्न पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद और जो भी क्वेश्चन होगा उसकी उससे रिलेटिव थ्योरी। तो इस प्रकार हम कैसे होगा, पर डे 10 क्वेश्चन और 10 के साथ थ्योरी और क्वेश्चन के साथ हम कितना कवर कर लेंगे, अप्रोक्स 7 क्वेश्चन के आसपास कवर कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ 7 क्वेश्चन कवर होने वाले और इस हिसाब हम इसके अकॉर्डिंग हम पर डे 70 क्वेश्चन करेंगे और अगर 100 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 7K के पूरी सीरीज होगी है। ठीक है, और आप क्लास देख रहे हैं शुभम परगाई के साथ। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का 2018, पहला क्वेश्चन की सीरीज ग्रुप, ये वाला चैटी ग्रुप डी का है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के लिए सही है। विच स्टेटमेंट आज ट्रू फॉर साउंड वेव एंड लाइट वेव। दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग निर्धारित नहीं होती, दोनों अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अब हम पहले ध्वनि तरंग के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्या होती है तरंग। ठीक है, वेव, वेव क्या होती है, वेव होती है दो प्रकार की। पहली होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम से हम क्या समझते हैं, मीडियम हमारे पास कौन से होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठोस द्रव गैस होता है। तो जो मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, वो अगर उसे फ्लो होना है तो हमें या तो ठोस चाहिए या लिक्विड चाहिए या गैस चाहिए, कोई ना कोई मीडियम रिक्वायरमेंट जरूर होगा। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसके लिए नो मीडियम रिक्वायर। ये कहाँ ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं क्या हो सकता है, लाइट वेव हो सकती है। ठीक है, और फर्दर हम मैकेनिकल वेव को क्लासिफाई करेंगे, फर्दर दो भागों में होती है। कौन कौन से होते हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी क्या होती है ट्रांसवर्स वेव, जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आती है साउंड वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में आ गई साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल में आ गई साउंड वेव और ट्रांसवर्स में आती है वाटर वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, वेव का कंप्रेस रियर फ्रैक्शन, कंप्रेस होती है रियर फ्रैक्शन, कंप्रेस रियर फ्रैक्शन, कंप्रेस रियर फ्रैक्शन, ऐसे फ्लो होती है। तो इसमें क्या होता है, जो वेव की डायरेक्शन होती है
और जो कण के वाइब्रेशन की डायरेक्शन दोनों क्या होती है, एक दूसरे पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल मतलब यही पैरेलल का सिंबल, मतलब दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करती है, को एग्जिस्टेंस करती हैं। ठीक है, दोनों चीजें। और जो हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होती है। अगर ये ऐसे होती है, अगर ये कण के वाइब्रेशन की डायरेक्शन है तो ये वेव की डायरेक्शन होगी। तो इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे ये इस प्रकार से होगा, ये और ये। अब ये कण यहाँ वाइब्रेट हो रहे हैं और वेव ऐसे फ्लो रही है, वेव ऐसे फ्लो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो वेव ऐसे ऐसे मतलब ये, और ये वेव होगी, ये कण होंगे और ये वेव, वेव इधर को जा रही है, वेव जा रही है इधर को और कण जा रहे हैं इधर को। ठीक है, ये होगी अपनी ट्रांसवर्स वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है अपनी लाइट वेव आएगी, लाइट वेव आएगी, माइक्रोवेव आएगी, इंफ्रारेड आएगा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट एंड रेडियो वेव। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। पहले हम बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग की। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम में ध्वनि की चाल की दिशा कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है। बताया मैंने अभी कि ये ऐसे होंगे, परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट आता है और ये आपको एमसीक्यू के तौर पे क्वेश्चनों पे मिलेगा। ये तरंगें ठोस माध्यम और द्रव के ऊपरी माध्यम पर उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव कहाँ उत्पन्न की जा सकती है, सॉलिड में और लिक्विड के अपर पार्ट में उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव किसके आते हैं, मैकेनिकल वेव के अंदर आती हैं। दोनों में रिक्वायरमेंट मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मैकेनिकल वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें ट्रांसवर्स वेव जो है वो कहाँ होती है, ठोस में और द्रव के ऊपरी भाग में उत्पन्न होती है। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसकी हम बात करते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम में तरंग की दिशा कणों के कंपन की दिशा के समांतर होती है। मतलब मैंने बताया था पैरेलल ऐसे होगी, ठीक है, समांतर होती है। और ये तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव सभी माध्यम में उत्पन्न की जाती है, और जो ट्रांसवर्स वेव है कहाँ उत्पन्न की जाएगी, ठोस के ऊपरी सतह पे और द्रव के ऊपरी, ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह में उत्पन्न की जाती है। मतलब मैकेनिकल वेव की बात करेंगे तो दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, दोनों अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, नहीं होती, हमने अभी देख लिया। साउंड तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग निर्धारित नहीं की जा सकती, ये भी नहीं करा हमने। निर्धारित करा है प्रकाश लाइट वेव को, हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों दोनों अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये भी नहीं होता। अब यहाँ पर ऑप्शन तो कोई सही नहीं है, बट ये है किसका, आरआरबी का भाई, ग्रुप डी का है, 2018 का। तो यहाँ पे जो हमें आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि पहला तो हो नहीं सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसे डिफाइन कर सकते हैं। दोनों अंधेरे होते हैं, हम ये तो लगा ही नहीं सकते, ये और ये नहीं लगा सकते। हाँ, आप इसमें क्लेम कर सकते हो ऑन, अगर आप लगाया जाए ध्वनि वेग, ये लगा सकते, ये लगा सकते थे, ये भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ध्वनि वेव तो हमने पता है कि ध्वनि वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो ये भी नहीं लगा सकते हम, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। और पर साउंड वेव यहाँ ये लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ना थ्योरी बहुत जरूरी है, थ्योरी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और क्वेश्चन कभी कुछ भी पुटअप कर सकता है, रेलवे तो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभ वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। किसी गेंद को 25 मीटर के प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग को क्या ऐसे कहते हैं, यू से, यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी 25 ऊपर फेंका जाता है, यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं। और वो पूछ रहा है टी, समय क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, टी क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो चीज एक पॉइंट पे जाके यहाँ रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब फाइनल में पहुंचेगी वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो हो जाएगी। तो वी बराबर जीरो हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। यू दे ही रखा है, टी पूछा है, और बी जीरो हो जाएगा। और जी का मान उसने दे रखा है, जी बराबर 10 दे रखा है। बस जी का मान वैसे क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। पहले तो हम ये देखते हैं कि
हम यहाँ पे वैल्यू को पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लें। अगर क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, वी यू और जी की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव ली जाएगी, कहाँ पे वी की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, यू की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। इसी प्रकार जी की वैल्यू में भी पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन रहता है। तो हम इसको आज क्लियर कर लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसे आज ही क्लियर कर लें। ठीक है, तो देखो मैं एक एनिमेशन बना रखा है, इसके थ्रू हम इसको समझते हैं। क्या है, जहां से हम चीज को फेंकेंगे, ये या ऊपर को फेंकेंगे या वहां से नीचे गिराएंगे। अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वहां पे यू वी फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यू इनिशियल वेलोसिटी और प्रारंभ वेग की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर चीज कहीं से नीचे को आ रही है तो वहां पे प्रारंभ वेग और अंतिम वेग दोनों की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट, जी ऑलवेज नेगेटिव। भाई जी ऑलवेज नेगेटिव होगा, जी चीजें कहीं भी जाएं, ऊपर जाएं नीचे जाएं, जी नेगेटिव ही होगा। तो हम देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है। ये रेफरेंस कहाँ, ये यहाँ से चीजें ऊपर को या नीचे को फेंकेंगे। तो ऊपर को फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों प्लस में आएंगे। अगर चीजें नीचे की ओर फेंकी जाती है तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों नेगेटिव में आएंगे, और जी ऑलवेज नेगेटिव, जी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये होगा यहाँ से कंक्लूजन निकला हमारा। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। लॉ ऑफ गति की समीकरण यूज करेंगे यहाँ पे। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, हम एक ही जगह क्या रखेंगे, इसको ग्रेविटी में चेंज, ए बराबर जी रखेंगे ग्रेविटी में चेंज करने के लिए। ग्रेविटी की इक्वेशन में क्या होता है, गति की समीकरण और ग्रेविटी की समीकरण दोनों समान होती है, बट क्या अंतर होता है, एक ही जगह जी आता है। ठीक है, और वो भी क्या आएगा, जी, जी ऑलवेज एग्जिस्ट विद नेगेटिव साइन। तो पहली पहली देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या 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 दे रखे हैं क्वेश्चन में। हम प्रारंभ वेग दे रखा है, यू दे रखा है, टी पूछा है, वी की वैल्यू हमने पता कर ली है भाई 0 है, जी दे रखा है, जी उसने बोल रखा है 10 रखो। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन के लिए। तो हम इसको आगे देखते हैं। हमारे पास यू है, वी है, टी है, जी है, तो हम पहली इक्वेशन यूज कर सकते हैं आराम से। देखते हैं हम इसे। तो हमने यूज करी, एक ही जगह जी जी रखा, तो वी बराबर, यहाँ क्या होगा, वी बराबर यू प्लस एक ही जगह हम रखेंगे जी, जी क्या आएगा, माइनस के साथ जी आएगा, जी और टी, ये ऐसे हो गया। तो यहाँ क्या होगा, वी बराबर यू प्लस, अब यहाँ पे प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस आपस में क्या बन गया, यहाँ पे उनके माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का ऑप्शन आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, और जी और टी, ये ऐसे बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, वी की जगह 0, यू की जगह 25 माइनस 10t, और यहाँ से हम अगर 10 की टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 क्या होगा, ये 25 यहाँ जाएगा, 25 इधर जाएगा बराबर किस साइड, इस साइड जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 10t। तो ये जो माइनस, जब ये यहाँ से क्या है, एक एक फैमिली है और ये एक फैमिली है, जब ये फैमिली इस फैमिली में जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव में था, ये यहाँ पॉजिटिव में था, तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू गिर जाएगी, निगेटिव हो जाएगा, ये इस निगेटिव से ए निगेटिव कैंसिल, और यहाँ से टी की वैल्यू अगर निकालेंगे, टी बराबर क्या होगा, 25/10, और टी बराबर क्या होगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 2.5, आंसर है 2.5। ठीक है, ये आ गया टी बराबर 2.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स का, मीटर, मीटर से मीटर किस डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, और केजी मास, ये हो गया। और न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, फोर्स का, फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर, सॉरी, एफ बराबर एम ए, एम क्या होता है, एम हो गया है मास, मास को क्या है में केजी में, केजी में मास, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी, किसकी, न्यूटन की। एन बराबर न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स, एम बराबर एम मीटर के लिए, और केजी किलोग्राम के लिए।
हम ऑप्शन देखते हैं, नीचे देखते हैं। पहला है प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। फोर्स को क्या कहेंगे? न्यूटन। और एरिया को मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं? तो देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एरिया की, कहीं भी किसी चीज का हमें अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं? एरिया के लिए हमें एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी। एल इंटू बी होता है। लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, कहीं अगर या मीटर में, सेंटीमीटर में करेंगे, या फुट पाउंड इंच जो भी है, फुट में करेंगे, ठीक है, इंच में करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मीटर में करते हैं, मीटर, और विड्थ को भी मीटर में, तो क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो हमेशा जब भी एरिया लिखा जाता है मीटर स्क्वायर के टर्म पर लिखा जाता है, अगर एरिया की बात करेंगे। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, विड्थ इंटू साथ में क्या होता है? हाइट। तो लेंथ को मीटर में, विड्थ को भी मीटर में मेजर करेंगे, और इसको भी मीटर में मेजर, हाइट को भी मेजर मीटर में, और इस पर इस प्रकार मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया एरिया। और वॉल्यूम के लिए हम मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब क्यों प्रयोग करते हैं, ये मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। हम उसके बाद कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वधिक नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर दो मासों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल m1, m2, दो मास हैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल है, इनके बीच की दूरी के, उनके गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के व्यक्तिमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? उनके बीच की दूरी के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला इसका। तो इसको हम अगर यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे, जी बराबर क्या आएगा? एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, और यहाँ पे एफ को, फोर्स को न्यूटन होगा, डिस्टेंस मीटर, और मीटर और मास को केजी में। तो ये फॉर आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 2, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसे कहते हैं। उसके बाद संवेग को देखते हैं। संवेग क्या होता है? मास इंटू वेग। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, ठीक है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी, सॉरी फॉर दैट। तो मास को हम क्या कहेंगे? केजी में, और वेग को मीटर पर सेकंड। तो संवेग की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड। और ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, इसको कहते हैं स्मॉल जी। यहाँ पर दो चीज, चलो एक चीज क्लियर करते हैं। एक होता है जी, कैपिटल जी, और एक होता है स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है कहीं पर भी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, वो परिवर्तन नहीं होती। पर जी, जी को क्या कहते हैं? ग्रेविट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8, 9.8 मीटर पर। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? 6 पॉइंट, चलो आप इसको मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे, 6 पॉइंट कुछ होती है, 6.2 10, ठीक है, आप कमेंट में लिख के बता दीजिए इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, केवल एक ही प्रकार। हम विखंडन की बात करते तो विखंडन एक टर्मोलॉजी कहाँ पे भी यूज की जाती है? बायोलॉजी, बायोलॉजी में यूज की जाती है। यहाँ पे हम इसको दो भागों में करते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, और एक होता है मल्टी सेल होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं फिजिक्स में फिजन की, तो फिजिक्स में भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है कंट्रोल चेन, और एक होती है अनकंट्रोल चेन। कंट्रोल चेन रिएक्शन और एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, कंट्रोल चेन, अनकंट्रोल चेन। क्या होता है इसमें? जब यूरेनियम 235 35 में हम 1 न्यूटन की बारिश करते हैं, तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और साथ में 3 न्यूटन, 3
न्यूट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन इन 2 भागों से रिएक्शन करके फिर 3 करते हैं, ये इसने 2 बना दिए, और इसने फिर 3, फिर ये न्यूट्रॉन 2 पार्ट से रिएक्शन करके यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 3, इस प्रकार एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाती है। तो इस चीज को हम इस सॉरी और इस रिएक्शन को 2 प्रकार से हम या तो इसको कंट्रोल करते हैं या अनकंट्रोल करते हैं। जो अब कंट्रोल करेंगे तो उसे कंट्रोल चेयर रिएक्शन करेंगे, और इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो अनकंट्रोल चेयर रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और जो कंट्रोल चेयर रिएक्शन होता है हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, जहां पर हम कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं, डी टू ओ किसका फॉर्मूला होता है, भारी जल का। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं कंट्रोल चेयर रिएक्शन में, मॉडरेटर के रूप में, इसकी रिएक्शन को कंट्रोल या न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज करते हैं डी टू ओ और या ग्रेफाइट, ठीक है। डी टू और ग्रेफाइट यूज करते हैं। अनकंट्रोल चेन और कंट्रोल चेन रिएक्शन अपनी कहाँ की जाती है, न्यूक्लियस पावर प्लांट में, और ये एटम बम बनाने में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है, फिजन और फ्यूजन 2 टर्मिनोलॉजी है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम उसको क्लियर करते हैं। अगर फिजन की बात करते हैं, फिजन में क्या होता है, एक बड़ा सा पार्टिकल टूटेगा, छोटे छोटे भागों में टूट के एनर्जी देगा, एक बड़ा सा पार्ट टूटेगा, छोटे छोटे भागों में टूट के एनर्जी देगा, इसे कहते हैं फिजन। और फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलेंगे और एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएंगे, उसे कहते हैं फ्यूजन और एनर्जी देते हैं। तो इसको याद करें, फ्यूज को क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, तो फ्यूजन में चीजें जोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 बार माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन हमारे इस प्रकार है, पहला है अनु जेस्पा, सुले शर्मा, मनसून पाटीदार, दीपिका राठौर। तो कौन है, ऑप्शन नंबर ए अनु जेस्पा, ठीक है। और पहली बार किसने चढ़ा था, बछेंद्री पाल ने, लगातार 2 बार संतोष यादव। और यंगेस्ट कौन है, मलाला वर्थ पूर्णा, यंगेस्ट जो फीमेल है अपनी जिनने माउंटेन एवरेस्ट क्लाइम, ये सारी फीमेल की बात हो रही है। मलावर्थ पूर्णा कहाँ की है, तमिलनाडु की, एज 16 ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एवीज में शामिल होते हैं पंछी, जलीय जीव, स्तनधारी या फिश। तो इसको समझने थोड़ा इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। क्या होता है एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है इनवर्टिब्रेट, अब के शुरू की, जिनमें क्या नहीं पाई जाती, नो बैकबोन, इनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। दूसरे क्या होते हैं वर्टिब्रेट में क्या पाई जाती है, बैकबोन, जैसे हम लोग होते हैं। और फिर फर्दर वर्टिब्रेट को हमने डिवाइड करा किसमें, स्पाइसिस, मछली में, ठीक है। एम्फीबियंस, उभयचर क्या, एम्फीबियंस क्या होते हैं, जल और स्थल दोनों में रहते हैं। रेप्टाइल्स, सरीसर, एवीज, पंछी, और मैमल्स, स्तनधारी, हम लोग। तो एवीज क्या है, एवीज है पंछी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी स्थापित की और जिसने उसे दौलताबाद का नाम दिया। तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, और मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ये ऑप्शन, हाँ ये आंसर गलत है, सॉरी, यहाँ पर को बोला एमबीटी वाइसपुर। एमबीटी क्या है, मसल टू बोन टेंजेंट, मसल को बोन से कौन सा लिगामेंट जोड़ता है, टेंजेंट। एमबीटी से एक लिंक भी है एमबीटी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन सी डायनेस्टी से, तुगलक डायनेस्टी से। संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1398। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसका, क्या है, अमीर को ही किस, क्या कौन सा डिपार्टमेंट था, सिंचाई डिपार्टमेंट, किसके कार्यकाल में, एमबीटी का कार्यकाल में। ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का। अमीर को ही कौन सा डिपार्टमेंट था और किसके कार्यकाल में था, अमीर को ही सिंचाई डिपार्टमेंट है, किसके कार्यकाल में, एमबीटी के कार्यकाल में। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक।
अम्लता के आधार पर, अगला क्वेश्चन है, अम्लता के आधार पर कौन सा कथन सही है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, जल और खुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ओएच को जलीय माध्यम में पेश करता है, या नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो हम देखते हैं इसे थोड़ा। ठीक है, ये होता है अम्ल। अम्ल हो गया। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, नीले को लाल करता है। अब ये देखो, अब इसमें चीजें याद करते हैं थोड़ा। कैसे याद करेंगे? यहाँ देखते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन देखते हैं। अम्ल और लौ लौ, तो अम्ल नीले को लाल करता है, तो लास्ट टाइम अम्ल के लौ आ रहा है, और लाल के भी दोनों में लौ होता है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा माइंड में रख सकते हैं, लाल लौ और लौ। ठीक है। और अम्ल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? और ये मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करता है, मतलब अम्ल मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करता है और नीले लिटमस को भी लाल कर देता है। ठीक है, ये अम्ल की प्रॉपर्टी है। और जो अच्छे अम्ल होते हैं, अच्छे अम्ल मतलब थोड़ा वहां पे, अच्छे अम्ल क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी। अच्छे अच्छे अम्ल के मतलब हम क्या कहेंगे? अच्छे अम्ल उन्हें कहेंगे जिनकी पीएच वैल्यू यहाँ होगी 1 2 के अप्रोक्स, मतलब 7 से जितनी कम हुई, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम हुई वो उतना स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। अच्छे अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये जो अम्ल होते हैं धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। और ये कुछ पीएच वैल्यू दे रखे हैं, आप देख लीजिए। जैसे गैस्ट्रिक एसिड की है 1 के अप्रॉक्स होती है, लेमन जूस की 2.4 के अप्रॉक्स, और जैसे मी दूध की होती है 6, और प्योर वाटर की 7। ठीक है। और जो ये बेस पॉइंट है 7 से अगर कम होगी तो उसे एसिड कहेंगे, 7 से ज्यादा होगी उसे बेस कहेंगे, और 7 होगी न्यूट्रल कहेंगे, उसे उदासीन कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठा आदमी एक तरफ गिरता है, ये कौन सा नियम है? एक तरफ नहीं, यहाँ पे सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे एक तरफ नहीं, आगे की ओर होगा। क्या होगा? आगे की ओर। मैं इसे करेक्ट करूंगा, आगे की ओर। आगे, आगे की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरता है, ये कौन सा नियम है? तो इसमें ऑप्शन है पहला, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम इसको तो वैसे ही गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 8वीं की याद है, ये 8वीं में याद है, ये पढ़ रखा है, न्यूटन के नियम की बात है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड, या न्यूटन का थर्ड, इनमें से ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? अगर कोई चीज विरामावस्था में रहेगी, और गति में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? एफ बराबर एम ए। ये तो सबको याद रहता है, एफ बराबर एम ए, दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है एक्शन रिएक्शन लॉ। कौन सा सिद्धांत? रॉकेट इस प्रकार करता है। क्या कहता है? किसी चीज का उतना ही, किसी चीज में तुम जितना एक्शन लोगे उसका उतना ही रिएक्शन होगा। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। जैसे नाव, नाव में एक एग्जांपल क्या है? जब नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे जाती है, हम आगे आते हैं, ये भी एक्शन रिएक्शन लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, आंसर होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, शरीर का वजन होता है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर समान होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, इक्वेटर पर अधिक होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है। वेट की बात करेंगे हम। वेट क्या होता है? वेट बराबर क्या होता है? वेट बराबर क्या होता है? सॉरी, मास इंटू ग्रेविटी। मास क्या होता है? भाई मास तो किसी भी चीज का, चाहे वो कहीं भी चले जाए, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाए, मास उसका एक ही होता है। जितना मास होगा उतना ही होगा, मास में कोई अंतर नहीं होता, कहीं भी चले जाए मास परिवर्तन नहीं, मास किसी भी चीज का परिवर्तन नहीं हो सकता। और तो इसमें चेंज चेंज होने वाली चीज क्या है? जी। जी, मास परिवर्तन नहीं होता, मतलब जिसका मास जितना है उतना ही रहेगा, मास कांस्टेंट नहीं होता। हाँ, हर आदमी का कांस्टेंट होता है। ठीक है। जी की वैल्यू को परिवर्तन किया जा सकता है, तो जी की वैल्यू जहां अधिक होगी वहां वेट अधिक होगा। तो जी की वैल्यू कहाँ, हमारी जो अर्थ है इलेप्टिकल शेप की, जी की वैल्यू कहाँ अधिक होती है? पोल्स पे। तो आंसर क्या होगा? पोल्स पे अधिक होता है। ठीक है।
और अगर लेक्चर पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आप हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। ख्याल रखें अपना और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ।